नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आपके लिए आज बेहद खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए कि मैंने कल देश के 4 नामचीन वकीलों के साथ, जो मुंबई में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, मुंबई हाई कोर्ट और मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जो नागपुर बेंच है, उसमें भी प्रैक्टिस करते हैं। और कल मेरे पास तकरीबन लखनऊ से, पटना से, हैदराबाद से ऐसे कई वकीलों के संदेश आए, फोन आए, और सबने एक प्रकार से यही कहा कि आशुतोष जी, आपके नेटवर्क के साथ, क्यूवाइब के साथ हम पूरे तन मन धन से खड़े हैं। आपके न्याय की लड़ाई में देश भर का वकील खड़ा है। नीलेश ओझा की टीम के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। आपने जिस तरह से न्याय की आवाज को मुखर किया है और आप जिस तरह से न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग सब खड़े हैं। आज मैं आप सभी एसएसआर वॉरियर, अपने देश के सभी कानूनी योद्धा और जिसने हमें शुभेच्छा भेजी है, चाहे वो पटना से हो, लखनऊ से हो, हैदराबाद से हो, मुंबई से हो, नागपुर से हो, उन सबके प्रति क्यूवाइब नेटवर्क आभार प्रकट करता है। खास तौर से हमारे वकील बिरादरी के प्रति, एडवोकेट बिरादरी के प्रति आभार प्रकट करता है कि आपके उठ खड़े होने से, हमारे समर्थन में खड़े होने से अदालत को भी सुनवाई के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये यूं ही बात सामने नहीं आई। अदालत भी गंभीर हो रही। अदालत को लग रहा है कि हां, न्याय की कहीं पुकार हो रही है, न्याय की कहीं मांग हो रही है, हमें सुनना चाहिए, अन्यथा लोग हमको दूसरी निगाह से देखना शुरू कर देंगे। लोगों का हमारे ऊपर भरोसा उठ जाएगा। और इसलिए आज सुबह जो एडवोकेट हमारे कल के शो में मौजूद थे, एडवोकेट तनवीर निजाम, आज सुबह सुबह तनवीर निजाम हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुए और उन्होंने डिवीजन बेंच ऑनरेबल जस्टिस सारंग बी कोटवाल के सामने अर्जी दी कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का जो एप्लीकेशन है, उस पर अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। अन्यथा यह संदेश जा रहा है समाज में कि अदालत गंभीर नहीं है इसमें। और यह बेहद गंभीर मामला, एक बेटी के साथ बलात्कार, अत्याचार और उसके बाद उसकी हत्या का मामला है। और उनके एक निर्बल पिता, असहाय पिता न्याय की मांग के लिए दर दर भटक रहे हैं। कभी पुलिस मुख्यालय जाते हैं, कभी आपके दर पर आते हैं मिलॉर्ड। और मैं समझता हूं कि आपको अब हमारी एप्लीकेशन को दरकिरार करने का आपके पास कोई आधार नहीं बचा है मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड ने फौरन से पेशतर कहा कि रजिस्ट्री को, जो यहां दिल्ली में रजिस्ट्रार कहते हैं लेकिन महाराष्ट्र में रजिस्ट्री चलन में है, बोलचाल की भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव दफ्तर होता है जहां से कि केसेस अलॉट होते हैं कि किस बेंच में कौन सी हियरिंग होगी, कौन से केस की हियरिंग होगी। वो जो अलॉटमेंट होता है उसको रजिस्ट्री कहते हैं। तो रजिस्ट्री को जस्टिस सारंग बी कोतवाल ने इंस्टेंट डायरेक्शन दिया, इमीडिएट डायरेक्शन दिया कि आप इसे यथाशीघ्र, कौन सी तारीख हो सकती है सुनवाई की, उसे आप दे दें। उन्होंने 30 अप्रैल का तारीख दिया है। अब मैं उसका जो एक न्यूज वैल्यू है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। टुडे द डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस सारंग बी कोतवाल directed the High Court Registry to list the matter for final hearing on the said date.
The direction was passed after Advocate Tanveer Nizam, appearing on behalf of petitioner Sri Satish Salyan, father of deceased, mentioned the matter before the court in the morning session, seeking urgent hearing in light of seriousness of the case. Advocate Nizam submitted that the petition has already received clearance from the registry and emphasized that the case involves grave allegations of gang rape, murder, and subsequent cover up. A court monitored SIT investigation has been sought in the public interest and for justice to the victim. The court acknowledged the urgency and accordingly directed the registry to list the matter for hearing on 30th 4 2025। जब उन्होंने ये दलील दी कि ये बहुत ही एक हीनियस क्राइम की याचिका में लेकर के आया हूं और इसे आपको सुनना चाहिए, अविलंब सुनना चाहिए, तो जस्टिस सारंग कोतवाल ने विलंब नहीं लगाया और फौरन रजिस्ट्री को आदेश दिया कि 30 अप्रैल के लिए ये तारीख मुकर्रर कर दी जाए। इस पर हियरिंग की तारीख आ गई। It may be noted that there are two important filings in this matter. One, a detailed writ petition filed by Sri Satish Salyan, writ petition hai, and the second, an interim application IA spanning 285 pages filed on 15th April 2025 containing several crucial documents। जो दो एप्लीकेशन थे, पहले जो लगभग 266 पेज का एप्लीकेशन था, एफिडेविट था जो इन्होंने फाइल किया था सतीश सालजान ने, और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट उन्होंने फिर फाइल किया है और वो एफिडेविट है ये 285 पेज का जो 15 अप्रैल को फाइल किया गया। आपको याद होगा कि मार्च में ही फाइल हुआ था पहला और 1 अप्रैल को बल्कि मार्च में फाइल हुआ था और उसके बाद तारीख मिली नहीं हियरिंग की, तो दूसरा एक एप्लीकेशन उन्होंने फाइल किया है 285 पेज का, ये भी 15 अप्रैल को फाइल हुआ है। द सेड आईए जो इंटरिम एप्लीकेशन है वो क्या है? ए 66 पेज एफिडेविट बाय श्री सतीश साल्यान, subsequent developments post filing of the original writ petition, crucial material evidence। अब इसमें जो ऑल्टरनेट जो इंटरिम एप्लीकेशन फाइल किया गया है उसमें एक डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट है, क्रूशियल एविडेंस उसमें मेंशन किया गया है। दूसरा, फॉरेंसिक रिपोर्ट दैट strengthens the claim of a pre-planned conspiracy and deliberate cover-up in the case। जो एफिडेविट में जो मैटर मेंशन किया गया है वो ये है कि ये जो पूरा मर्डर है वो ऐसा नहीं था कि ये आउट ऑफ ब्लू हो गया या इन ए हेस्ट जिसको आप कहते हैं वो हो गया, जल्दबाजी में हो गया, गलती से हो गया। इट वॉज नॉट अ मर्डर ऑफ बाय मिस्टेक, नॉट एट ऑल। सो ये एप्लीकेशन ये कह रहा है कि ये जो मर्डर है ये पूरी तरह से होशो हवास में प्री प्लान्ड मर्डर है। ये मर्डर किसी भी सूरत में ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ऐसी कोई बात हो गई जिसकी वजह से उसकी हत्या करनी पड़ गई, ऐसा नहीं है। ये हत्या पूरी तरह से एक प्लान्ड हत्या है और प्लानिंग में कौन कौन है अब ये सब भी हम आपको बता रहे हैं। और न सिर्फ प्लान्ड हत्या है बल्कि हत्या के बाद इस हत्या को कवर अप करने, अब कई बार होता है कि बहुत सारे हत्यारे ऐसे होते हैं, जैसे आज ही की एक खबर है कि एक पति ने अपनी पत्नी का सर काट करके beheaded the head of his wife और उस पूरे हेड को अपने साथ कैरी किया, पुलिस स्टेशन ले गया, अपनी पत्नी के कटे हुए सर को अपने साथ कैरी करके वो पुलिस स्टेशन ले गया और पुलिस के सामने जाकर के सरेंडर किया और पुलिस को बताया कि ये मेरी पत्नी का सर है। तो ऐसे बहुत सारे मर्डरर होते हैं जो मर्डर करते हैं तो कन्फेस कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब हमसे ये अपराध हुआ है, अब इस अपराध की जो भी सजा दें हम उसके लिए तैयार हैं। यहाँ पे अपराध किया गया, प्लानिंग के तहत किया गया और फिर उस अपराध को बचाने की बड़ी गहरी साजिश रची और उस गहरी साजिश में एक के बाद एक ऐसे अभद्र नैरेटिव चलाया गया, कुत्सित नैरेटिव चलाया गया
जो मानवता को भी शर्मसार कर देगी। ये उसका कवर अप का भी केस है। वो उतना ही खतरनाक है जितना हत्या की बात है। जिन्होंने कवर अप किया है वो और भी खतरनाक, उसमें भी लाइफ इंप्रिजनमेंट बन सकता है। अगर आप किसी मर्डर के केस को कंसील कर रहे हैं, छिपा रहे हैं और उसको कवर कर रहे हैं, उसका रहस्योद्घाटन नहीं कर रहे हैं, तो आप भी मर्डर के हत्या के आरोपी माने जाएंगे। While the copy of the writ petition has already been circulated to all media outlets, the 285-page interim application, including the affidavit and annexures, was made available to some media persons upon request and after instructions from Sri Satish Salia. This case has garnered nationwide attention due to the alleged involvement of influential individuals and the inconsistencies highlighted in the initial investigation. The upcoming hearing is expected to be a critical step in the pursuit of justice for Disha Salia. Further, ये जो हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट जिन्होंने भेजा है, एक प्रकार का न्यूज ब्रीफिंग है, वो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया है, जो एडवोकेट नीलेश ओझा की जानिब से हमारे पास पहुंचा है, और ये मैंने अभी आपको बताया। तो 166 पेज का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट है वो भी लगा हुआ है, 285 पेज का एक और इंटरिम एप्लीकेशन है वो भी लगा हुआ है, और पहला एप्लीकेशन तो ऑलरेडी 266 पेज का एप्लीकेशन है, वो अलग लगा हुआ है। अब मित्रों, इस 30 अप्रैल के बाद होगा क्या? 30 अप्रैल की तारीख क्यों महत्वपूर्ण? आपको याद होगा कि कल हमारे शो में एडवोकेट तनवीर निजाम ने एक बड़ा रहस्योद्घाटन किया। वो रहस्योद्घाटन था मुंबई के पुलिस कमिश्नर की। मुंबई के पुलिस कमिश्नर, जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर है, मालूम पड़ा है कि वो 30 अप्रैल को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब ये भी सवाल कोर्ट में उठेगा कि साफ साफ पूरी दुनिया के सामने ब्रॉड डे लाइट मुंबई का पुलिस कमिश्नर अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने रिटायरमेंट का इंतजार करते हुए कि मैं इस केस में इन्वॉल्व ना हूं, इसका मतलब है he knows very much that who are the people involved in this case, who are the stalwarts, so-called stalwarts. I do not say that they are stalwarts, but because they are in public life, they are in politics. कोई मुख्यमंत्री रहा है, कोई 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 कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, therefore you may say they are a stall. तो अब ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर का अपने रिटायरमेंट के दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करना इस बात का संकेत देता है कि पुलिस को मालूम है कि माजरा क्या है, और इसलिए लोग अपनी खाल बचाएं। मतलब मुंबई पुलिस कमिश्नर को लग रहा है कि साहब हमारा तो रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद ये सब जो अमला हमारे आगे पीछे चलता है वो चलेगा नहीं, और मुझे इसी महाराष्ट्र में रहना है, और अगर पानी में रहेंगे तो मगरमच्छ से बैर कैसे करेंगे? ये माननीय मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब सोच रहे थे, और आप सोचिए कितना घिनौना करतूत है, उनका कॉन्सेंस उनको क्या कह रहा है। अब अगर आप अपने कॉन्सेंस की भी नहीं सुने, आप जाते जाते ये भी कर सकते थे कि नहीं, ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम हुआ है, मेरे पास अभी 1 महीने का वक्त है, मैं इस 1 महीने में इस केस को सॉल्व कर सकता हूं। होना तो ये चाहिए था, होना ये चाहिए था कि उनके उनके कांधे पर जो स्टार चिपका हुआ है, वो स्टार का लाज रख, खाकी का लाज रख लेते। खाकी की लाज इसमें बचती कि उन्होंने जिनके साथ अत्याचार हुआ उनके दोषियों को, उनके गुनहगारों को सजा दिलाने में अपने खाकी की लाज रखी, अपने खाकी के कर्तव्य को पूरा किया, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये रीढ़ विहीन पुलिस कमिश्नर
ये बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करने वाले पुलिस कमिश्नर, उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपने आका को बचाने के लिए अपने तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी उन्होंने किया। और हमारे शो में भी कल भी बहुत सारे हमारे जो वकील जो पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यहां पे न सिर्फ वर्तमान पुलिस कमिश्नर, एक पूर्व पुलिस कमिश्नर भी मुंबई में बैठा है। मुंबई में बैठने वाला पूर्व कमिश्नर और कोई नहीं है, खुद परमबीर सिंह। और परमबीर सिंह की सेवा 30, 32, 35 साल की जितनी भी उनकी सेवा रही हो महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में वो एंटी करप्शन में भी रहे। मुंबई में कई सारे महकमों को उन्होंने डील किया है। एंटी करप्शन में रहते हुए इन्होंने अजित पवार को क्लीन चिट दिया था सिंचाई घोटाले में, क्योंकि एंटी करप्शन के मुखिया थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, शरद पवार जी ने कोई करप्शन नहीं किया है। तो ये व्यक्ति जो हैं वो शरद पवार का समर्थन करते हैं, उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं। आजकल सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एकनाथ शिंदे की है, अजित पवार तो अब इनके साथी हैं। तो आजकल ये भारतीय जनता पार्टी की के साथ अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं और अपने बेटे की शादी इन्होंने बीजेपी के एक स्थानीय नेता, नागपुर के स्थानीय नेता के साथ की है। और वो भी एक कारण बना है भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने की। तो परमबीर सिंह भी वहां पर पुलिस को इन्फ्लुएंस कर रहा है और करने की हैसियत में, क्योंकि परमबीर सिंह के पास अथाह पैसा है, अथाह पैसा। और आज भी अब पता नहीं व्हाइट में वो 10 लाख की नौकरी कर रहे हैं कि 20 लाख की नौकरी कर रहे हैं, करोड़ों का पैकेज होगा। वो लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उसी लीलावती हॉस्पिटल के, जिस लीलावती हॉस्पिटल में सैफ अली खान साहब पहुंचे थे लाइन की तरह, खून से लथपथ, आपको याद होगा। अब उस सब पर भी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, उसके लिए मैं अलग शो कर चुका हूं कि सैफ अली खान और करीना कपूर, इन दोनों के स्टोरी को नया एंगल देने के लिए या नया कुक करने के लिए उसको एक अलग तरह का पकाया गया उस स्टोरी को। और वो पका हुआ स्टोरी उन्होंने मीडिया में परोसा कि शरीफुल इस्लाम नाम का एक व्यक्ति आया जो जो बांग्लादेशी है, और घुस करके उन्होंने आकर के 12वें 11वें 12वें फ्लोर पे, उतना टाइट सिक्योरिटी वाला जो अंडर द सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी है, उसमें जाकर के वो अंदर घुस करके मार करके एकदम पिद्दी सा, पतला दुबला लुक्खा सा एक इंसान, एक हट्टे कट्टे सैफ अली खान को चाकू मार करके 6 बार वार करके, और उस घर में 6 लोग 7 लोग हैं जो बड़े हैं, 2 मेड है, 2 मेल है, अपने 2 वाइफ हस्बैंड हैं, ये 6 लोग मिलकर के एक पिद्दी जैसे शरीफुल इस्लाम को कब्जा नहीं कर सके। मैं तो ये कहता हूं कि अकेला करीना कपूर के एक थप्पड़ से सैफ को छोड़ दीजिए, करीना कपूर में भी इतनी ताकत थी कि अगर एक सॉलिड थप्पड़ लग जाता तो बेचारा ये बेहोश हो जाता। तो करीना कपूर, सैफ अली खान, दो 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 लेडी हेल्प और 2 मेल हेल्प, 6 लोग और 2 बेटे भी, एक 8 साल का बेटा, एक चलिए एक छोटा है। तो 10 लोग, 8 लोग हैं उस फ्लैट में। और 8 लोगों से बच करके, 2 बच्चे को मैनेज कर दीजिए, 6 लोगों से बच करके ये व्यक्ति भाग जाता है। कैसे भागता है? तो जहांगीर के रोशनदान से, जहांगीर के बाथरूम के रोशनदान से पाइप से ये फिर 10th फ्लोर पे, फिर 10th फ्लोर से ये फिर फर्स्ट फ्लोर तक जाता है, और 6th फ्लोर पे इसका जो है सो सीसीटीवी में ये कैप्चर हो जाता है। ये पूरी कहानी परमबीर सिंह की बनाई हुई है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी कहानी परमबीर सिंह की बनाई हुई। ये कोई बात नहीं, आप आ जाइए हमारे यहां, हम इसकी पब्लिसिटी कर देंगे। सचिन बाजे जैसे पुलिस ऑफिसर हैं, और एक दहिया नाम का एक पुलिस जो डीसीपी है, वो प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आ रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि आज तक सैफ अली खान और करीना कपूर खान, जो शिनाख्त परेड होता है, जो 2 महिलाएं जो गई थी मेड घर की, उन्होंने शिनाख्त परेड किया, लेकिन सैफ अली खान और करीना कपूर ने अभी तक शरीफुल का शिनाख्त परेड नहीं किया है। 90 दिन हो चुके हैं उसको जेल में रहते हुए। 30, 29 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 90 दिन से ज्यादा हो चुका है। उसको बेल मिल जाना चाहिए था। हो सकता है मिल भी गया हो, चला भी गया हो, क्योंकि मीडिया में कोई खबर नहीं है। लेकिन अभी तक उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया है। खबर ये आई है, कोई शिनाख्त परेड नहीं हुआ और कोई फिंगरप्रिंट का फाइनल रिपोर्ट नहीं आया। पुलिस ने जो फर्जी रिपोर्ट बताई थी कि फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट आ गए हैं, वो फर्जी थी। तो फिंगरप्रिंट का भी कोई रिपोर्ट नहीं आया।
तो ये जो परमवीर सिंह है, हर जगह अपना खेल जारी रखे हो, अपने मातहत जो उनके साथ जो कभी काम किए होंगे, उन पुलिस ऑफिसरों के साथ मिलकर के पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने का इन्होंने काम किया है। और वर्तमान पुलिस कमिश्नर ने तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। वो एडवोकेट नीलेश ओझा, उनके वकीलों की टीम, सतीश साल्यान, दिशा के पिता जब उनके दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने लक्ष्मी डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात करवा दी और पता नहीं अपने कहीं एंटी रूम में छुप गए या कहीं भाग गए, मुलाकात तक नहीं किया। ये है मुंबई का पुलिस कमिश्नर। गैंगरेप और मर्डर का हीनियस चार्ज एक बेटी के पिता लेकर के मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं और कमिश्नर मिलने से भी कतराता रहा, भाग गया, अपने डिप्टी कमिश्नर को दिया और वो नीलेश ओझा को फेस नहीं कर सके। अब सरकार इस पर क्या जवाब देगी? होम मिनिस्टर क्या जवाब देंगे? क्योंकि स्वयं होम मिनिस्टर तो वहां के मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी होम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, सरकार ने उनके संज्ञान ले लिया है। किनका? सतीश साल्यान के एप्लीकेशन का। और सतीश साल्यान के एप्लीकेशन में जितनी बातें कही गई हैं, सबका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो सबका इन्वेस्टिगेशन होगा तो पुलिस कमिश्नर को आप आदेश दिए होते कि एफआईआर रजिस्टर करो, लेकिन नहीं, आप आदेश नहीं दे सकते हैं, ये पुलिस का प्रेरोगेटिव है। आप आदेश नहीं दे सकते हैं कि एफआईआर रजिस्टर करो, ये पुलिस तय करेगी कि हमें एफआईआर रजिस्टर करना है या नहीं करना है। आप कोई कोर्ट नहीं है, अदालत आगे आदेश देगी तब तो आपको करना ही करना है। लेकिन मिनिस्टर कोई कोर्ट नहीं है, मुख्यमंत्री भी कोई कोर्ट नहीं है। मुख्यमंत्री सिर्फ यही कह सकते हैं कि साहब आप जरा इसको देखिए, इस मामले में सच्चाई क्या है जरा देखिए। लेकिन सच का निर्णय उस वक्त पुलिस करेगी कि हमें करना है कि नहीं करना है। लेकिन जो कानून का दायरा है, अब पॉलिटिशियन जो हैं या मिनिस्टर जो हैं, वो ये कह सकते हैं कि साहब इस कानून के तहत आपने रजिस्टर नहीं किया है, उनको पनिश कर सकते हैं। लेकिन केस रजिस्टर करने के लिए दबाव बना सकते हैं, लेकिन करवाना करना नहीं करना ये प्रेरोगेटिव पुलिस का है। तो माननीय मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपने प्रेरोगेटिव का पूरा इस्तेमाल किया। हाँ, अगर अदालत का आदेश आएगा अभी, जो कि आएगा 30 अप्रैल, मैंने कल भी कहा था आपको कि ये कब तक टालेंगे। एडवोकेट तनवीर निजाम कल कह रहे थे कि ये कब तक टालेंगे। अब वो टालने का भी वक्त खत्म हो गया। तो इंतजार की घड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई। 30 अप्रैल का वक्त मुकर्रर हो गया है। और अगर आज एडवोकेट तनवीर निजाम ने और नीलेश ओझा जी, एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल और उनकी पूरी टीम अगर अदालत में यह दलील देती है कि पहले तो यह पता किया जाए कि मुंबई के निवर्तमान पुलिस कमिश्नर जो 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने 1 महीने तक एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया या करने का आदेश क्यों नहीं दिया। एफआईआर तो रजिस्टर होता सीधे मालवानी पुलिस स्टेशन, तो उनको तो सिर्फ आदेश देना था मालवानी पुलिस स्टेशन को कि भाई आप इनका एफआईआर रजिस्टर कीजिए, घटना आपके इलाके में हुई है और उनके पिता आए हैं, एफआईआर करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन दोबारा ओपन करना चाहते हैं, आप कीजिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर को यह बात कहनी चाहिए थी। अगर 30 अप्रैल को, मैं तो कहता हूं कि जो भी अगर सुन रहे हैं शो को, तो मैं जरूर, मेरी बात होगी तो मैं तनवीर निजाम जी से भी और एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल से और एडवोकेट नीलेश ओझा से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप पहली सुनवाई में ये कहिए कि साहब मैं जो ये एप्लीकेशन लेके गया एफआईआर करवाने के लिए, पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं किया। और कानून ये कहता है कि अगर ये एफआईआर नहीं करती है पुलिस, तो कानूनी दायरे में पुलिस के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो उस मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक्शन फौरन से पेशतर अदालत करे, उनको करना ही पड़ेगा। उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर 30 अप्रैल को अदालत एफआईआर रजिस्टर करने की आदेश देती है, जो कि उनको देना ही है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट एंड कोर्ट विल नॉट एंड कैनॉट डिनाई देयर ड्यूटी कि नहीं नहीं, हम सतीश साल्यान जो कुछ भी कह रहे हैं वो अनर्गल बात है, हम इसका सुनेंगे नहीं डिसमिस कर सकते, बिकॉज कोर्ट इज ऑल्सो नॉट सो पावरफुल। कोर्ट has to function under the purview of certain law, and law is very much defined and they are aware of it. All the judges are aware of the law, so they will do whatever they will do under the
लॉ डिफाइंड लॉज डेफिनेशन, वो अपने तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि जो कानून है, वो कानून ये कहता है कि पहली फुर्सत में पुलिस को अदालत ये आदेश दे कि आप फौरन से पेशतर सतीश साल्यान के एप्लीकेशन का संज्ञान लीजिए। इनका डिमांड है एफआईआर करने का तो एफआईआर कीजिए, और उसके बाद इनका डिमांड है कस्टोडियल इंक्वायरी का, तो आप जज नहीं हैं, आपको जो कहा जा रहा है वो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हीनियस क्राइम है, ये बलात्कार और हत्या का मामला है। और जस्टिस जसवित जस्टिस सारंग कोतवाल साहब बहुत ही सेंसिटिव जस्टिस है, बहुत ही सेंसिटिव, और वो इन मामलों को छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं, आप ध्यान रखिए। तो जस्टिस सारंग कोतवाल साहब पहली फुर्सत में मुंबई पुलिस को यह आदेश देंगे, लेकिन मुंबई पुलिस को आदेश देने के पहले मैं ये आग्रह कर रहा हूं एडवोकेट नीलेश ओझा और एडवोकेट तनवीर निजाम से कि जिस व्यक्ति ने अपने को इस केस में इन्वॉल्व नहीं होने के लिए, अपने को बचाने के लिए आज 1 सवा महीने से इस केस को टालता रहा, उनकी भी इस बात को क्या कारण है कि मुंबई के निवर्तमान पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, किसने उसको दबाव डाला, वो कौन सा कारण था? क्या वो रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे, या उद्धव ठाकरे को के इशारे पर ऐसा काम कर रहे थे, या सरकार का ही कोई आदेश उन्हें नहीं मिला था? ये जांच का विषय है। और मैं समझता हूं कि मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर जो 30 अप्रैल को संभवतः रिटायर होने वाले हैं, संभवतः, मैं अभी भी एडवोकेट तनवीर निजाम के रेफरेंस पे मैं ये बात कह रहा हूं कि संभवतः 30 अप्रैल को वो रिटायर करने वाले हैं। तो पावर गैलरी में वहां पे और खासतौर से लॉयर्स बिरादरी में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि 1 महीने का वक्त था पुलिस कमिश्नर के पास और वो नहीं चाहते थे कि इस केस में इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनकी निगाह में ये केस पॉलिटिकल हो गया है। हमारी निगाह में हम इस केस को केस समझ रहे हैं, इसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं समझ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये केस जिसके खिलाफ खड़ा हो रहा है वो व्यक्ति राजनीति, इसलिए ये पॉलिटिकल बन रहा है। लेकिन कोई बीजेपी के समर्थन से नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी भी इसमें वही काम कर रही है, उनको बचाने का काम किया है बीजेपी। 2022 दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट किया और 2023 दिसंबर में एसआईटी के कौन एसआईटी के मेंबर होंगे इसका नाम आए, तो 12 महीने लग गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 12 महीने एकनाथ शिंदे की सरकार थी, तो 12 महीने, और उसमें बीजेपी पार्टनर थी, एकनाथ शिंदे को दबाव डाल सकते थे कि साहब ये एसआईटी की घोषणा आपने कर दी है तो उसके ऑफिसर का भी नाम बता दीजिए। लेकिन 12 महीने लग गए एसआईटी के ऑफिसरों के नाम तय होने में। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। और इस हमान में भी सारे, ऐसा लग रहा है कि सारे एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का वही हाल, राहुल प्रियंका गौन है, गायब है, कोई कोई उनको शर्म ही नहीं आ रही कि एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, उसका ब्रूटल मर्डर हुआ है, और उसमें बड़े नेता का नाम आ रहा है जो आपके महाविकास अघाड़ी के पार्टनर हैं। आपको एक बार भी प्रेस में आकर के नहीं कहा कि नहीं ये सवाल बहुत जायज है, आपको पूछना चाहिए। जब केजरीवाल के खिलाफ आपका संबंध टूट गया तो केजरीवाल को धूर्त, केजरीवाल को चोर, केजरीवाल को बेईमान कहना आपने शुरू किया। लेकिन यहां पर चूंकि अलायंस अभी ब्रेक नहीं किया है, पूरी तरह से टूटा हुआ है वैसे तो, लेकिन अलायंस के पूरी तरह से टूटने का इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप कोई बयान नहीं देना चाहते, राजनीति कर रहे हैं। क्यों कोई आपको इज्जत देगा? माननीय राहुल जी और प्रियंका गांधी जी, कोई नहीं देगा इज्जत। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौन। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया ही कि 12 महीने लगा दिए एसआईटी बनाने में, और शरद पवार के तो कहने ही किया। शरद पवार की पार्टी के सदस्य की बहन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे हैं और उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप है, जिसकी हियरिंग कल होने वाली, और उसी को लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी सर्व हुआ है। लेकिन अच्छा हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस तो सर्व हुआ, लेकिन जिस मुद्दे पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सर्व हुआ, वो मुद्दा पिछले 2 साल से माननीय अदालत के समक्ष रखा हुआ था, धूल फांक रहा था, वो मुद्दा भी अब हियरिंग के लिए आ गया। तो कंटेम्प्ट तो जरूर का होगा, लेकिन
उस मुद्दे की भी सुनवाई होगी। और वो मुद्दा इतना गंभीर है कि माननीय जज को जवाब देना पड़ेगा। जो तथ्य सामने लाए जाएंगे अदालत के सामने, उसका जवाब देना पड़ेगा माननीय जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जी को। चंदा कोचर को कैसे बेल मिला, उसमें आपने क्या ऑब्जर्वेशन दिया? और भी बहुत सारे मामले हैं। ये तो एक आध दो मामला जिसका मैं जिक्र कर, बहुत सारे मामले हैं। मेरा यह कहना है कि मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर ने अगर अपने रिटायरमेंट को एजेंडा बना करके एफआईआर दर्ज नहीं किया, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो उद्धव ठाकरे के इशारे पर एफआईआर दर्ज नहीं किया, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उन्होंने नहीं किया, तब भी उनके खिलाफ होनी चाहिए। यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि 1.5 महीने तक कोर्ट के आदेश की अवहेलना, कोर्ट का आदेश है कि अगर इस तरह का कोई क्राइम आता है और डिसीज्ड के घर वाले आकर के कंप्लेन करते हैं, तो एफआईआर करना मैंडेटरी है। उसके बाद भी आपने एफआईआर अगर नहीं किया, तो आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए। आप तो सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं है, जब मैं ये शो कर रहा हूं, मैं माननीय अदालत से यह अपील करता हूं कि इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान में लीजिए। मैं मिलॉर्ड से यह अपील करता हूं कि अब आपके हाथ में इस देश को बचाना लिखा हुआ है। अगर आप नहीं खड़े होंगे, तो ये भ्रष्टाचार का जो जाल चल रहा है, जिसकी आग आप तक भी पहुंच गई, न्याय के मंदिर तक पहुंच गई है, आग पहुंची, बिल्कुल आग की लत। अब 15 करोड़ उसमें जले हैं कि 100 करोड़ जले हैं, मुझे नहीं, लेकिन 7 दिन तक उस खबर को दबाया भी गया। तो भ्रष्टाचार की आग की लपट आप तक पहुंच गई, और वो लपट ऐसी है जिसमें आपकी साख जलकर खाक हो, आपकी पारदर्शिता जलकर खाक हो, आपका परसेप्शन खत्म, परसेप्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी जिसकी बात कह रहा था, वो भी खत्म। तो मिलॉर्ड, ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, जब आप अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई साख को दोबारा पा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अवसर है, जब आप इसमें शामिल जितने गुनहगार हैं, कवर अप करने वाले लोग हैं, जितने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो एक्चुअल मर्डरर हैं, उन सबको लाइन पे लीजिए और उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दीजिए। और आदेश ही मत दीजिए, आदेश की तामील करवाइए, टाइम बाउंड तरीके से उसकी तामील करवाइए। कहिए कि जिन्होंने ये गुनाह किया है, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और उनको चक्की पीसना पड़ेगा। ये जब तक आप नहीं कहेंगे, आपकी साख नहीं लौटेगी। ये बड़ा अवसर है आपके लिए, और पूरे देश की निगाह अभी आपके सामने है। और मुझे पूरा यकीन है कि जस्टिस सारंग कोतवाल साहब हमारे इस अपील को ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी, देखेंगे भी, और इस पर जरूर वो कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। आपका अगर ये फैसला आ गया, बड़े बड़े गुनहगारों को आपने जेल भेजने का रास्ता साफ कर दिया, फैक्ट्स के आधार, सच्चाई के आधार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती पकड़िए जेल में डाल दीजिए, बिल्कुल नहीं कह रहा। जो साक्ष्य है उसकी तहकीकात कीजिए और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें जेल भेजिए। और साक्ष्य मिलॉर्ड ऐसे हैं कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप अगर चाह भी लें कि हम गुनहगार को बचा दें, तो नहीं बचा सकते। ऐसे ऐसे ओपन एंड सट साक्ष्य हैं, ये पूरा ओपन और उसी दिन सट हो जाएगा, एक दलील में खत्म। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि साक्ष्य के अभाव में आप किसी को बचा नहीं पाएंगे। साक्ष्य इतने हैं कि आप गुनहगारों को जेल जरूर भेजेंगे। इसलिए यही एक मौका है जहां आप अपनी साख को बहाल कर सकते। 30 अप्रैल का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा मिलॉर्ड आपके लिए, और पूरे जुडिशियल हिस्ट्री के लिए, कि आपने संज्ञान लिया और आपने फौरन उस मुंबई पुलिस कमिश्नर को बुलाया कि आपने किस कानून के तहत ये एफआईआर सतीश सालियान का दर्ज नहीं किया। अगर आपने ऐसा कर दिया, तो ये जितने कैरियरिस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं ना,
जो अपनी खाल बचाना चाहते हैं, दुम हिलाते रहते हैं, अपने आका का दुम हिलाते रहते हैं, ठकुर सुहाती करते हैं, चमचागिरी करते हैं, सैकोफेंट बन गए। ऐसे सैकोफेंट ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसे सैकोफेंट पुलिस ऑफिसर्स को सबक मिलेगा कि तुम अपने तरीके से कुछ भी सोच लो और कर लो। उसके बाद क्या? और मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? हो सकता है कि रेप के ही मामले में कई एफआईआर दर्ज हुए हों, जब ये एप्लीकेशन गया होगा। तो अगर आपने संज्ञान ले लिया और मुंबई पुलिस कमिश्नर को सीधा आपने नोटिस डाल दिया कि भैया एफआईआर हुई है कोर्ट, अब बताइए कि क्यों नहीं लिया? तो ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा, कोई पुलिस ऑफिसर हिमाकत नहीं करेगा इस तरह का काम करने का जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर ने किया है। और किसके इशारे पर किया है ये भी उनसे पूछिए, क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया। तो वो दलील क्या देंगे? वो दलील दे सकते हैं कि एसआईटी अपना काम कर रही है। अरे एसआईटी अपना काम कर रही है तो एसआईटी से खबर लीक करवा करके चलाया कि एसआईटी भी उसी दिशा में काम कर रही है कि वो सुसाइड कर लिया था। भाई एसआईटी काम कर रही है, वो एसआईटी तो पहले गठित हुई है। अब तो दिशा के पिता का कंप्लेन आया, उस पर प्रेस एफआईआर आपको दर्ज करनी है। यह आपका प्रेरोगेटिव है, आपको करना ही करना है। तो आपके पास कोई दलील नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे वकील साहब कल जरूर 30 अप्रैल को आप ये दलील जरूर पेश करें। एक तो एफआईआर फौरन दर्ज करने का आदेश मांगे, कस्टोडियल इंक्वायरी का आदेश मांगे, और दूसरा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर ये इंक्वायरी हो गई, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आगे से पुलिस कोई इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा। तो ये अवसर है माननीय अदालत के लिए कि वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा जो अभी खाक हो चुकी है करोड़ों रुपए में, उस खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पा सकती है। ये बहुत ही बढ़िया होता है। हम उम्मीद करते हैं कि वापस पाने के लिए आप जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करें और गुनहगारों को जेल हो जा भेजें। 30 अप्रैल का दिन हमारे आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा, जब इन्वेस्टिगेशन ओपन होगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कस्टोडियल इंक्वायरी अवश्यंभावी है। ये लड़ाई अपने अंतिम पायदान पर पहुंच रही है। आप सब जो हमारे साथ खड़े रहे हैं, इसी प्रकार से खड़े रहिए। मीडिया भी इसमें आएगी, मीडिया भी हमारी बात को स्वीकार करेगी। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मीडिया कहेगी कि जो हम लोगों ने बात उठाई थी वो बात साबित हुई, और जो मोहर लगाने वाले पत्रकार हैं वो भी शर्मिंदा, वो भी शर्मिंदा। वो वक्त आ रहा है। 30 अप्रैल बहुत दूर नहीं। तो इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।